Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss chapter 4 of class 7th CBSE book Our Environment. जो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ग्रीन वाली, इसी बुक का चैप्टर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। 3 बाकी के जो स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं और अपने जितना भी समझना है आपको अच्छे समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेम है एयर। एयर यानी कि हवा। हवा हम लोगों को दिखती नहीं है लेकिन हमको महसूस होती है और बिना हवा के हम एक पल भी नहीं जी सकते। सो एयर इज़ वेरी नेसेसरी थिंग, एयर इज़ एसेंशियल फॉर अस लाइक वाटर। ठीक है, तो एयर कहाँ से आती है और एयर क्या ऑक्सीजन ही एकमात्र गैस है जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है? नो, देयर आर मच मोर गैसेस जिनके नेम भी हमको नहीं पता होते। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। तो गाइज जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, ये कुछ स्फीयर हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के। तो हमने लिथोस्फीयर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर जो है एक ऐसी लेयर है एयर की, यानी कि पूरी एयर की वो एक लेयर है जो हमारी अर्थ सरफेस पे, अर्थ के जो है चारों ओर है। ठीक है, अर्थ को सराउंड करती है। ये लेयर हमको सूरज की बहुत ज़्यादा हीट जो होती है, सूरज की बहुत ज़्यादा हीट होती है, हम इसलिए उसको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है। ये लेयर हमको सूरज की जो हीट है उससे प्रोटेक्ट करती है और अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। इस वाली जो एटमॉस्फेयर की इस लेयर में गैसेस हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि बाकी प्लैनेट्स पे ऐसी लेयर क्यों नहीं है? वहाँ पे ऐसी लेयर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशंस नहीं है, वहाँ पे जो है वाटर नहीं है। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, कुछ प्लैनेट्स पे जैसे वीनस जैसे प्लैनेट्स पे क्लाउड हैं, लेकिन उन क्लाउड्स में वाटर वेपर जो है वो नहीं है। ठीक है, ये लेयर जो है ये हमारी अर्थ के सराउंडिंग है और हमारे जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस वाली लेयर को जो है होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। इसी लेयर से हम प्रोटेक्ट होते हैं यूवी रेज से, सन की हीट से, और भी बहुत सारे जो फंक्शंस हैं ये लेयर करती है। अब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर है यानी कि जो इस लेयर है इसमें सब कुछ कितनी मात्रा में है, यानी कौन सी गैस कितनी ज़्यादा है। हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ये सब है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है गाइज, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 78.8% है ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, और हम इस गैस को इनहेल करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी इनको इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल भी करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में इसके फंक्शंस कम हैं, इसीलिए ये हमारे पे इफेक्ट नहीं करती। लेकिन प्लांट्स के लिए नेसेसरी गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95%, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, बाकी अदर गैसेज जो हैं बहुत ही कम परसेंटेज में हैं, कुछ 1% में हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए आप कितनी सी है, 0.38%, इस पिक्चर से आप रेफ़र करिए। ठीक है, हीलियम ये सब 0.5% ही है खाली, एर्गन 93% है। तो ये सब गैसेस कुछ 0.1% कुछ जो है क्वांटिटी में है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कैसे इंपॉर्टेंट है? तो नाइट्रोजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेंटीफुल गैस है हमारी अर्थ में। ह्यूमन भी इसको लेते हैं लेकिन हमारे पे इफेक्ट नहीं करती। एज आई टोल्ड यू, प्लांट जो है उनको इसकी ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ले पाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन वो डायरेक्टली नहीं ले पाते। इसीलिए प्लांट्स के जो सॉइल होती है उस सॉइल की उनके रूट्स के पास बैक्टीरियाज कुछ रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस तरीके की जो नाइट्रोजन होती है उसको वो एयर से लेते हैं और फिर प्लांट्स की रूट्स में वो रिलीज़ करते हैं, जिससे प्लांट जो होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू जो है नाइट्रोजन एयर से ले पाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस रहती है क्योंकि उनकी जो प्रोसेस होती है प्लांट्स की उसमें ये बहुत हेल्प करती है। ऑक्सीजन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है और सेकंड सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसको ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों लेते हैं। प्लांट्स इसको रिलीज़ करते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्लांट ज़्यादा उगाइए फॉर मोर ऑक्सीजन,
ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट्स? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमको लगता है कि प्लांट जो है वो रात को भी ऑक्सीजन जो है वो जो है प्रोड्यूस करते हैं। नो, सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, यानी कि जब सूरज की प्रोसेस में वो अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स, उसी दौरान खाली जो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। लेकिन रात के टाइम में ये चीज़ प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रात के टाइम में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाते हैं, लाइक ह्यूमंस, ठीक है। थर्ड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसको कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, यानी कितनी गर्मी होनी चाहिए, वार्म एक तरीके का जो मेंटेन रखती है वो यही गैस रखती है। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब आती है कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी भी होती है गैस और बुरी भी है। देखिए क्या होता है, बेसिकली नेचर ने हमको सब कुछ इक्वलिटी में दिया, सब कुछ बराबर का दिया है। जैसे नेचर ने क्या किया, हमको जितने ग्रीन प्लांट्स दिए उतने ही एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दिए, और हमको इफ़ेक्ट नहीं करता है इतना, क्योंकि अगर हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं प्लांट्स उतनी ही ले रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो हम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कट कर देते हैं, तो हमारे जो है अब जो टेकर्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के वो तो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम प्लांट्स को बहुत तेज़ी से कट कर रहे हैं। लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ ज़्यादा कर रहे हैं। कैसे? देखिए जितना भी हम फ्यूल जलाते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, या फिर कोई भी चीज़, स्मोक जो हमारी गाड़ियों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि अगर आज के टाइम में बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले लोग हैं, यानी जो प्लांट्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और ये इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये एक वार्म गैस है, यानी कि एक ऐसी गैस है जो गर्मी को ट्रैप कर लेती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि जैसे एक कमरे में जब 5-6 लोग बैठे होते हैं तो उस कमरे में हमको ठंड कम लगती है। क्यों ठंड कम लगती है? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को पकड़ के रख लेती है, हीट को गर्मी पकड़ ट्रैप करके रख लेती है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ पे हो जाएगी तो हीट जो है बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, जिससे कारण टेम्परेचर जो है दिन पे दिन हमारी अर्थ का बढ़ता जा रहा है। इसी कारण जितने भी ग्लेशियर्स में आइस है वो मेल्ट हो रही है, सी लेवल बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है अर्थ में क्रिएट होती जा रही हैं। तो हमारा जो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्लांट्स टेक करेंगे, और उनकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो इन्वायरमेंट में, एयर में कम होगी, ठीक है। इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, यानी कि जो गर्मी बढ़ाती है अर्थ लेवल, अर्थ पे, उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, हीट रिटेन इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हीट ये ट्रैप करके रख रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसी कारण जो है इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। हमें ज़रूरत है कि हम इसके क्वांटिटी को बैलेंस करें, वरना क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो बहुत अधिक मात्रा में पानी बढ़ेगा, बहुत पानी बढ़ जाएगा सीज़ में। जब सीज़ में पानी बढ़ेगा तो कोस्टल एरियाज़ पे फ्लड्स आएंगी, कोस्टल एरियाज़ पे जो है सुनामीज आएंगी, कोस्टल एरिया पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि पूरी हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर एक लेयर है, लेकिन इस लेयर के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी लेयर्स हैं, ठीक है। इस पिक्चर में हम देख के समझ सकते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में, यहाँ देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स हैं, ठीक है। हमारे अर्थ के सरफेस से लेकर और ऊपर तक, स्पेस तक जाते हुए 5 लेयर्स हैं हमारी अर्थ सरफेस, हमारी एटमॉस्फेयर में। सबसे नीचे वाली लेयर आती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इस पिक्चर को देख के समझते हैं।
ये देखिए, ये नीचे क्या है, हमारी अर्थ है। अर्थ के जस्ट पास में, सबसे पास जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर ऊपर बढ़ते समय। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर होती है, यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, यहाँ पे सारे वेदर फिनोमिनाज वर्क करते हैं, यानी कि टेम्परेचर, रेन हो रही है तो क्लाउड्स हैं, क्लियर स्काई है। ठीक है, ये सब यहाँ पे वर्क करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, क्लाउड्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, क्लियर होती है ये। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन लेयर भी होती है। इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको कि ओजोन लेयर लिखा है स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, उसके बाद स्पेस आ जाता है। ठीक है, अब इन जो जितने भी लेयर्स हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है और इसकी एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस से लेकर 13 किलोमीटर ऊपर तक इतनी ज़्यादा ये लेयर जो है इतने एरिया में फैली हुई है। ठीक है, इसमें 75% एयर होती है, यानी जितनी भी पूरे एटमॉस्फेयर, पूरी लेयर में, एटमॉस्फेयर में जितनी एयर होती है उसकी 75% एयर इस वाली लेयर में होती है खाली। इसी लेयर में ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड है इसलिए इस लेयर में ही ऑक्सीजन होती है। सारे वेदर फिनोमिना, रेनफॉल होना, फॉग होना, ठीक है, हेल स्टॉर्म होना, बर्फ़बारी जिसे हम कहते हैं, इस सारे वेदर फिनोमिनाज जो हैं वो इसी लेयर में मेंटेन होते हैं, बनते हैं, इसी लेयर की वजह से हमारे अर्थ पर होते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रोपोस्फेयर के बारे में। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर से जस्ट ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यानी कि टी के जस्ट ऊपर होती है एस। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक होती है। जैसे ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से लेकर 13 किलोमीटर तक तो क्या हो गई, ट्रोपोस्फेयर हो गई। और ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर तक ऊपर हो गई स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इतनी 50 किलोमीटर तक ही हो गई स्ट्रेटोस्फेयर। ये लेयर फ्री होती है क्लाउड से, कोई भी वेदर फिनोमिना इसके अंदर नहीं होता है। सारे वेदर फिनोमिना जो है आपको हमेशा ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी लेयर में ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस होती है। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये ओजोन लेयर जो है ये समझ लो आप कि एक शील्ड की तरह काम करती है। जैसे हमें सर्दी में ठंडी हवा से जैकेट बचाती है, ये लेयर जो है हमको जो सूरज की एकदम हीट, यूवी रेज आती हैं, हीट आती है, उससे हमको ये लेयर बचाती है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ओजोन लेयर, इसी लेयर में होती है। जेट प्लेन्स जो चलते हैं वो सब इसी लेयर में चलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जितने भी एरोप्लेन, जितने भी जेट प्लेन चलते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर चल सकता है ट्रोपोस्फेयर में, लेकिन बाकी सब प्लेन जो हैं स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। और इसीलिए जब हम प्लेन में बैठते हैं तो हमको बादल जो हैं वो नीचे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटोस्फेयर में चल रहे हैं। इस तरीके की लेयर्स है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में चल रहे हैं तो ये यहाँ पे हमको बादल दिखाई देते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है मेसोस्फेयर। ठीक है, तो मेसोस्फेयर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और ये 80 किलोमीटर तक है। यानी पहले वाली 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, दूसरी वाली 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर और तीसरी वाली 80 किलोमीटर तक है और ऊपर हो गई। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाता है कि अगर आप मेसोस्फेयर में नीचे वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एयर भी यहाँ पे हल्की हो जाती है। ठीक है, इसी लेयर में मेट्रॉइड जो होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल जो स्पेस से हमारी अर्थ में एंटर करने की कोशिश करते हैं, वो इसी लेयर में आके बर्न हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पहले ही हमने उनको भगा देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हमारी अर्थ में एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, मेसोस्फेयर हो गई। आई होप यू गेट अ क्लियरिटी। बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसकी फोर्थ लेयर जो है वो है थर्मोस्फेयर। एक बार रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले थी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद थी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थी मेसोस्फेयर और फिर है थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर फोर्थ लेयर होती है। ये 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है, यानी कि पहले वाली थी 13 किलोमीटर तक, फिर दूसरी थी 50 किलोमीटर तक, तीसरी थी 80 किलोमीटर तक और चौथी है 80 से 400 किलोमीटर तक। इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। मेसोस्फेयर में क्या हो रहा था कि जब आप मेसोस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे थे, थर्मोस्फेयर की तरफ जा रहे थे, तो टेम्परेचर कम हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आप थर्मोस्फेयर से एक्सोस्फेयर तक यानी सबसे ऊपर वाली लेयर की तरफ बढ़ते हैं, स्पेस की तरफ बढ़ेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आइनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर इस लेयर के पार्ट होते हैं। आइनोस मतलब है आयन्स, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ होता है, जो इस तरीके की चीज़ें इसी लेयर में आपको मिलती हैं, इस लेयर में होती हैं। इसी कारण रेडियो ट्रांसमिशन हो पाता है, यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन में ये हेल्प करती है। ठीक है, एयर यहाँ पे कम डेंस होती है। ठीक है, और स्पेस शटल भी यहीं पे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, स्पेस शटल भी यहीं मूव करते हैं। मैं भी आपको इसको एक बार डायग्राम से समझा दूंगी। ठीक है, फिर आती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब सबसे ऊपर लेयर है, सबसे हल्की हवा है, 690 किलोमीटर से लेकर आउटर स्पेस तक है। ये अर्थ को सारे मेट्रोइड्स एस्ट्रॉइड से बचाती है। सबसे ऊपर वाला लेयर पहले दरवाज़ा है, समझ लो। ये स्पेस से कोई भी एस्ट्रॉइड मेट्रोइड हमारे यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेगा, अगर वो इस लेयर से बच गया तो वो मेसोस्फेयर में जाकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हल्की हल्की गैसेज हैं यहाँ पे, हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पे फ्लोट करती रहती हैं, यहाँ पे रहती हैं, वो यहाँ पे है उनका। अब मैं आपको समझाती हूँ एक बार। ये देखो, अब इस लेयर को समझो कि भाई ट्रोपोस्फेयर आपको समझ में आ गया होगा कि सारे वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ये 13 किलोमीटर तक है जितने भी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर है, 75% एयर है, ऑक्सीजन भी यहीं है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर है, इसमें ओजोन लेयर है। ठीक है, यहाँ पे कोई वेदर फिनोमिना नहीं है, जो है प्लेन्स यहाँ चलते हैं। ठीक है, और फिर मेसोस्फेयर में क्या होता है, मेट्रॉइड्स बर्न हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है मेसोस्फेयर में जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी आप यहाँ पर हैं तो टेम्परेचर सही है, यहाँ बढ़ेंगे तो और कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ेंगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया। ठीक है, थर्मोस्फेयर में क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहीं से रेडियो ट्रांसमिशन होता है। यानी कि समझो कि अगर कोई सैटेलाइट हमको लॉन्च करनी है तो वो सैटेलाइट इस लेयर में मूव करेगी। ठीक है, यानी कि उसके सिग्नल्स इस लेयर से मिलेंगे उसको, और रेडियो वगैरह की जो सैटेलाइट्स होती हैं, तो अर्थ के जितने भी सिग्नल्स हैं वो इस लेयर से जाकर ऐसे मूव करते हैं, ऐसे। ठीक है ना। उसके साथ साथ एक्सोस्फेयर जो है सबसे बाहरी लेयर है, इसमें कोई भी मेट्रॉइड्स आएगा तो ये ख़त्म कर देगी, कोई भी एस्ट्रॉइड आएगा तो ये ख़त्म कर देगी। ठीक है, इस लेयर में ही सारे जो हैं स्पेस शटल वगैरह घूमते रहते हैं, कोई स्पेस शटल है वो इसी लेयर में घूमेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करती हैं। अब इनकी लेंथ समझा देती हूँ आपको। ट्रोपोस्फेयर तो है 13 किलोमीटर तक। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर है 50 किलोमीटर तक, मेसोस्फेयर है 80 किलोमीटर तक, थर्मोस्फेयर है 80 से 400 किलोमीटर तक। ठीक है, और एक्सोस्फेयर है 680 किलोमीटर से लेकर स्पेस तक। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर। ठीक है, ठीक है, तो देखो थर्मोस्फेयर में ही स्पेस शटल भी ऑर्बिट करते हैं, यहीं से हमको रेडियो ट्रांसमिशन में मिलते हैं। मैंने बताया था ना हमको सैटेलाइट मूव कर रही है, सैटेलाइट से किस तरीके से आपको मिलेगा, जो है सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, तभी तो हम जीपीएस वगैरह चला पाते हैं, तभी तो, क्योंकि वो तो क्या है बहुत ऊपर है, पूरी अर्थ को कवर कर रही है। ठीक है, अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में होती, किसी एंटीना से होती, तो हम पूरी तरीके से जो है हमको सिग्नल नहीं मिल पाते।
ठीक है। तो ये हो गया कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में, गैसेस के बारे में और उसकी लेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, तो वेदर क्या होता है? वेदर मतलब डे टू डे, आर टू आर, मतलब ऐसा मौसम की कंडीशंस, ठीक है, कि कभी भी चेंज हो सकती हैं। अभी बारिश हो रही थी, अभी धूप निकल आई, रे सनी हो गया, वेदर है। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई वेदर ऐसी कंडीशन जो बहुत लंबे समय तक, उस लंबे समय में 50 साल लगभग काउंट किए जाते हैं, कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई वेदर कंडीशन 50 साल से एक जैसी है तो उसको क्लाइमेट कहते हैं उस एरिया का। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसलमेर है। जैसलमेर यानी कि डेजर्ट एरिया है। अब डेजर्ट एरिया के लगभग 50 साल से एक जैसी कंडीशन है कि वहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी है। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट और ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहाँ के वेदर की बात करूँ, ठीक है, तो वो कभी सनी भी हो सकता है, कभी क्लाउडी भी हो सकता है। ठीक है, तो वेदर चेंज होता रहता है और क्लाइमेट लंबे समय तक रहता है। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर। एयर, हवा के कितनी डिग्री में वो कोल्ड है या कितनी डिग्री पे वो हॉट है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सिर्फ डे टू नाइट चेंज नहीं होता है, ये सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। जैसे कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट। ठीक है, क्योंकि एयर की जो टेम्परेचर है, एयर का जो हॉटनेस है, जो कोल्डनेस है, वो ठंडी या गर्म होती रहती है। ठीक है, क्योंकि एयर फ्लो करती रहती है। और सीज़न टू सीज़न भी होता है, समर आर मोर हॉटर देन विंटर्स। ठीक है, टेम्परेचर जो नापा जाता है, टेम्परेचर को हम कैसे पता लगाते हैं? तो टेम्परेचर दो तरीके से नापा जाता है, सेल्सियस में भी नापा जाता है और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ठीक है, हम इंडिया में सेल्सियस का यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है टेम्परेचर को मेज़र करने की, कि भाई किस स्टैंडर्ड यूनिट पे, किस यूनिट पे टेम्परेचर को मेज़र किया जा रहा है, उसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। डिग्री हमें हमेशा लगानी होती है, तो डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इसको एंड्रस सेल्सियस ने इन्वेंट किया था। ठीक है, और ऐसा उन्होंने एक स्केल इन्वेंट किया था कि इस स्केल पर इतनी डिग्री पे तो पानी फ्रीज हो जाता है, इतनी डिग्री पे पानी बॉईल हो जाता है। तो जब पानी बॉईल हो रहा है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा उस चीज़ का? 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन फ्रीज किस पे हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी टेम्परेचर हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि आज टेम्परेचर कितना, तो हमने लिखा 23 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इतना डिग्री सेल्सियस है, इतनी डिग्री पे हॉट या एयर कोल्ड है। ठीक है, अब हम कैसे इसका यूज़ करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं, किस चीज़ का यूज़ करके हम पता लगाते हैं? तो हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर एक तरीके की इक्विपमेंट है जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। इस तरह का इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को पता लगाने के लिए, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर जो हैं जिनके कारण टेम्परेचर में चेंज होता है, क्या क्यों क्यों हवा एकदम ठंडी हो जाती है रात में और क्यों गर्मी दिन में इतनी ज़्यादा हो जाती है? तो इंसोलेशन जो है, यानी कि कितनी सोलर रेज, कितनी सन रेज अर्थ पर आ रही हैं, ये इफ़ेक्ट करता है अर्थ के एयर के टेम्परेचर पे, एयर के हॉटनेस और कोल्डनेस पे। ठीक है, कि देखो ये पिक्चर में हम देख के समझते हैं कि दिन में बेसिक समझो, दिन में क्या होता है? सूरज की रोशनी आ रही है तो एयर क्या होगी? हॉट हो जाती है। लेकिन रात में कोई सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तो टेम्परेचर डाउन चला जाता है। ठीक है, उसकी जो हॉटनेस, जो कोल्ड एयर क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, विंटर्स में कम सूरज निकलता है। ठीक है, कम कम उसकी जो रेज होती हैं। ठीक है, क्लाउड आ जाते हैं या फॉग आ जाता है। ठीक है, लेकिन समर में क्या होता है? एकदम क्लियर ब्राइट स्काई होता है, एकदम सूरज एकदम एकदम तेज उसकी रोशनी आती है, सन रेज एकदम क्लियर होती हैं। तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर जाता है, स्ट्राइक कर जाता है। इसी के साथ साथ ये तो हो गया सीज़न टू सीज़न और डे और नाइट में टेम्परेचर का फ़र्क। लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो जगहों में भी, प्लेसेस में, रीजन्स में भी डिफ़र करता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख के हम समझते हैं कि जो बीच वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे सनरेज एकदम स्ट्राइक कर रही हैं कि भाई यहाँ पे सूरज है। अब सूरज की, और ये अर्थ है, अब अर्थ का जो फेस है वो सूरज की तरफ ही है और यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही हैं। तो ये वो एरिया है
जो हमेशा जिसका टेम्परेचर गर्म रहता होगा। ठीक है, यहाँ पे गर्मी हमेशा रहती होगी, यहाँ बारिश भी हमेशा होती होगी लेकिन गर्मी हमेशा रहती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी धूप पड़ रही है, हम कहते हैं ना डायरेक्ट सन रेज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो रेज हैं वो ऐसे बैंड हो रही हैं, कम आ रही हैं। ठीक है, और इसी कारण ये पोल एरियाज़ हैं, और इन पोल एरियाज़ में क्या रहती है, आइस रहती है, क्योंकि यहाँ पे सन रेज जो है, इंसोलेशन जो है, सोलर एनर्जी का जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है वो एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर कम है। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्परेचर के बारे में। फिर आता है एयर प्रेशर क्या होता है, कि देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस पे जो एयर का वेट है, एयर जो है वो हमें पे हमेशा प्रेशर रखती है, यानी हमारे चारों ओर एयर है। ठीक है, ये प्रेशर क्या होता है, एकदम बराबर का है चारों ओर से, इससे हमको पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाएं तो हमको ये प्रेशर महसूस होगा, क्योंकि स्पेस में एयर नहीं है, तो हमको क्या पहनना पड़ता है, स्पेस सूट पहनना पड़ता है जस्ट टू मेंटेन द एयर प्रेशर। ठीक है, तो एयर प्रेशर मतलब कि प्रेशर जो एयर के वेट से एक्सर्ट होता है, यानी कि एयर का जितना वेट है उससे जो प्रेशर हमारी बॉडी पे लगता है, जैसे विंड चलती है तो क्या होता है, एयर का वेट ज़्यादा हो गया बहुत, तो क्या होता है, हम लोग जब तेज़ हवा चलती है तो हम कभी कभी मूव कर जाते हैं, हिल जाते हैं, बिकॉज क्योंकि एयर का वेट ज़्यादा हो रखा है। लेकिन नॉर्मल जो हवा चलती है उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एयर का वेट जो है वो कम है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, तो अब एयर प्रेशर कितना ज़्यादा होगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे क्या होता है, एयर हीट हो जाती है और ऊपर चली जाती है। देखो एयर की एक साइकिल चलती रहती है, जैसे वाटर साइकिल होती है वैसी एयर की साइकिल होती है। जब एयर गर्म हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, हल्की हो जाती है, वो गर्म हो जाएगी तो वो हल्की हो जाएगी और वो ऊपर चली जाएगी। और भारी एयर कौन सी होती है, जब एयर ठंडी होती है तो वो भारी होती है, उसका वेट ज़्यादा होता है, वो नीचे आ जाती है। ठीक है, कोई एरिया है उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वहाँ की एयर गर्म हो गई, और गर्म हो गई तो वो हल्की हो गई तो वो ऊपर चली जाएगी। जब वो ऊपर चली जाएगी तो नीचे वाला एरिया क्या बन जाएगा, नीचे वाला एरिया बन जाएगा लो प्रेशर एरिया, यानी कि वहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है एयर का। क्यों कम है एयर का प्रेशर, क्योंकि हवा तो हल्की है। ठीक है, हवा का वेट पे ही तो प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, हवा तो हल्की है तो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, बेसिकली क्लाउडी स्काई रहेगा, वेट वेदर रहेगा। ठीक है, ये दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब लोअर टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है, एयर ठंडी है, एयर ठंडी है, एयर क्या होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी, जब वो भारी होगी तो वो सरफेस पर ही रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर एरिया, तो हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एयर का। ठीक है, क्योंकि एयर का वेट भी ज़्यादा है। इससे क्या होता है, क्लियर स्काई रहता है, सनी स्काई रहते हैं। ठीक है, जब सनी स्काई हो तो समझ जाइए कैसा एरिया है आपका, हाई प्रेशर एरिया हो रखा है। और अगर बारिश हो रही हो तो समझ जाना क्या है, लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, तो ये है कि एयर जो है मूव्स, हमेशा एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती रहती है। ठीक है, ये एक बैरोमीटर है, जो पिक्चर आपको दिख रही है, दिस इज़ बैरोमीटर, दिस इज़ यूज टू मेज़र द एयर प्रेशर, कि एयर का कितना प्रेशर है इसको मेज़र करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, बैरोमीटर यूज़ किया जाता है एयर प्रेशर में मेज़र करने के लिए। फिर आता है विंड। विंड मतलब मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड में कि हमेशा एयर जो होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है, यानी कि भारी हवा हमेशा हल्की हवा वाले एरिया में मूव करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो मूवमेंट होता है एयर का तो ये तेज होता है, हैवी मूवमेंट होता है, इसे विंड कहते हैं। विंड के मूवमेंट को, कि कितनी तेज विंड है, इसको पता लगाने के लिए किस डायरेक्शन से विंड फ्लो कर रही है, विंड वेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो पिक्चर में दिख रहा है इस तरह का हम देखते ही हैं हमेशा, ये विंड वेन है जो बताता है कि विंड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और ये जितनी तेज़ मूव करेगा कि भाई हाँ इस डायरेक्शन से चेंज हो गई या इतनी तेज़ है विंड, ये सब कुछ। विंड तीन तरीके की होती हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स
और लोकल विंड्स। तो अब परमानेंट विंड्स यानी कि वो विंड्स जो पूरी साल भर चलती हैं और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, पूरी साल भर चलेंगी और एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। जैसे इक्वेटर के पास आपको दिख रहा होगा ये ट्रेड विंड्स हो गई, ठीक है। वेस्टर्लीज हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में चल रही हैं, ईस्टर्लीज ईस्ट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। और विंड्स हमने बताया था कि अभी पढ़ा था कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज में मूव करती हैं, ठीक है। तो देखो ईस्टर्ली का जो है हाई प्रेशर एरिया है, ये वाला हाई प्रेशर एरिया है और इससे ये लो प्रेशर एरिया में मूव कर रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ट्रेड विंड्स भी लो एयर्स हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव कर रही हैं। सीजनल विंड्स क्या होती हैं, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं सीजन्स के हिसाब से, ठीक है। तो अगर सीजन्स जैसे सीजन्स होते हैं वैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, ठीक है। लोकल विंड्स दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर एरिया पे ये विंड जो है ब्लो करती हैं। जैसे कि लैंड और सी ब्रिज, कि भाई समुद्र वाले एरिया पे, कोई आसपास कोस्टल एरियाज पे ही लैंड और सी ब्रिज आपको मिलेंगी, लोकल विंड्स हैं वहाँ की। आपको डेजर्ट एरिया में लोकल विंड्स नहीं मिलेंगी, मतलब लैंड और सी ब्रिज नहीं मिलेंगी, ठीक है। सीजनल विंड्स जैसे कि हम कह सकते हैं लू इज एग्जाम्पल, कि जैसे लू जो होती है वो समर सीजन में चलती है नॉर्दर्न प्लेन्स पे और कहीं अभी कभी नहीं चलती है, ठीक है। तो परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। मॉइस्चर एंड पर्सिपिटेशन। मॉइस्चर मतलब कि पानी एयर में वाटर वेपर जो है वो कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, इसको कहते हैं मॉइस्चर। और जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है एयर में, मॉइस्चर होता है एयर में, तो हम उसको ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जब बारिश नहीं होती है या फिर ऐसा मौसम होता है कि बारिश हो सकती है, तो एयर क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, क्योंकि एयर लो प्रेशर एरिया के हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि चिपचिपाहट वाला मौसम, यानी कि जब एयर में वाटर की कंसिस्टेंसी, वाटर वेपर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी कहलाती है, उमस कहलाती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसे ही एयर वार्म होती है उसकी वाटर वेपर कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और वो ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। जैसे जैसे ज़्यादा पानी अपने अंदर रखेगी एयर तो ज़्यादा वो ह्यूमिड हो जाएगी। अब क्लाउड्स क्या होते हैं, इन्हीं सारी छोटी छोटी वाटर वेपर्स जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है उनका मास कहलाता है क्लाउड। इस पिक्चर में देखते हैं, एक वाटर वेपर है, एक डस्ट पार्टिकल होता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में जो है आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ये डस्ट पार्टिकल जो हैं इनके ऊपर पानी की बूंदें आ गई, क्योंकि पानी हमेशा इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। तो इस पर चिपक गई डस्ट पार्टिकल से, तो ये वाटर वेपर बन गई। अब ये वाटर वेपर जो है, ये 3-4 वाटर वेपर एक साथ मिल गई तो ये वाटर ड्रॉप बन गई, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी जो है, जैसे 10-15 वाटर ड्रॉप्स बन गई और इनने मिलके बना लिया क्लाउड ड्रॉपलेट। जब बहुत सारी क्लाउड ड्रॉपलेट एक साथ मिल जाती हैं तो उसे क्लाउड बन जाते हैं। सिंपल भाषा में समझाती हूँ, सिंपल भाषा में ये है कि बहुत सारी वाटर वेपर्स जो हैं, बहुत सारी जो है पानी की बूंदें, छोटी छोटी पानी की बूंदें जो एटमॉस्फेयर में हैं, मूव कर रही हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं, चिपक जाती हैं और एक क्लाउड बना लेती हैं। जब ये ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि जब वो गर्म थी हवा तब वो उसने पानी होल्ड किया, ठंडी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं और ये नीचे रेन की फॉर्म में आ जाती है, जिसे पर्सिपिटेशन भी कहते हैं। तो पर्सिपिटेशन मतलब जब ड्रॉपलेट जो है वाटर की वो बहुत भारी हो जाएं, हवा में वो तैर ना पाएँ, हवा में वो इतनी उनमें वो भारी हो गई हैं तो वो हवा में तैर नहीं पा रही हैं, तो वो नीचे आ जाती हैं ज़मीन पर, ठीक है। पर्सिपिटेशन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे ठंडी जगह पे वो स्नो की फॉर्म में नीचे आएंगी, ठीक है, रेन की फॉर्म में भी आती हैं। जब वो पानी की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में अर्थ पे आती तो वो रेन कहलाती हैं। रेन को मेज़र करने के लिए रेन गॉज का यूज़ किया जाता है। रेन गॉज जो है ये रेन के अमाउंट को मेज़र करता है। आप देख रहे हैं पिक्चर में किस तरीके से इसने लकड़ी पे लगा दिया है। अब जितनी बारिश आएगी वो इसके अंदर पानी फिल होता जाएगा, फिर इससे पता लगाते हैं कि कितनी बारिश हुई है, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, ठीक है। बारिश जो है वो 3 तरीके की होती है, कि किस तरीके से बारिश होती है इस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है 3 तरीके में। जैसे साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है वो क्या होती है कि भाई जब जैसे साइक्लोन की वजह से
एक तरफ वार्म एयर आई, एक तरफ कोल्ड एयर आई, तो वार्म एयर ने देखिए, आप ऊपर वाले पिक्चर में देख रहे होंगे कि वार्म एयर ने जो क्या किया, वाटर वेपर्स को होल्ड कर लिया, और कोल्ड एयर ने क्या किया, उनको कंडेंस कर दिया, ठंडी हो गई वाटर वेपर्स, भारी हो गई, बरस गई, बारिश हो गई, साइक्लोनिक रेनफॉल। ऑरोग्राफिक रेनफॉल की रिलीफ की वजह से कि भाई एक क्लाउड था और वो क्लाउड ठंडी हिमालय वाले एरिया से गुजरा, तो क्या हुआ, वहाँ पे ठंडी हवा थी, मॉइस्ट हवा थी, तो ठंडे हो गए, कंडेंस हो गए और बारिश हो गई उस रिलीफ एरिया में। मतलब कि आप देखेंगे कि बारिश जो है अक्सर बड़े बड़े माउंटेन्स की जो है फ्लोर पे होती है, मतलब माउंटेन्स के लोअर पार्ट पे होती है बारिश, ज़्यादातर बारिश। ठीक है, जैसे ऐसे एरियाज़ हैं, अब ऐसे क्लाउड है तो ये यहीं बरस जाता है, यहीं बारिश होती है। बारिश यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। ठीक है, कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल मतलब वार्म एयर निकलती जा रही है, ज़मीन से वार्म एयर निकल रही है, बारिश हो रही है, फिर क्या होगा, इवेपरेट हो जाएगी वापस, वो जो है वाटर वेपर को अपने अंदर होल्ड कर लेगी, फिर बारिश होगी, तो साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक, कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, तो दिस इज़ द होल चैप्टर गाइस। हमने कैसे समझा, एक बार रिवाइज थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर लेयर जो है वो कैसी है, उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, उसकी कंपोजिशन भी देखा हमने, उन गैसेस के बारे में जाना। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स है, तो 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर, सरफेस से बता रही हूँ आपको, स्पेस तक की, ट्रोपोस्फेयर है सबसे नीचे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, और फिर एक्सोस्फेयर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे जो है क्या वेदर होता है, क्या क्लाइमेट होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि टेम्परेचर क्या होता है, फिर एयर प्रेशर क्या होता है, विंड क्या होती है, और पर्सिपिटेशन क्या होता है। पर्सिपिटेशन के बाद हमने 3 तरीके की रेनफॉल समझी, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक, और वन मोर, कन्वेंशनल। ठीक है, तो दिस इज़ द होल चैप्टर। आई होप यू गॉट अ क्लियरिटी ऑन दिस। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम माई साइड कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉट एंड ड्राई विंड विच ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर। ये इसका आंसर मैंने इस पूरी वीडियो में बताया भी है एक बार बीच में, तो आप जब समझेंगे, पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे लोग साथ में जो इस क्लास में हों, या ऐसी इस तरीके की NCERT बुक्स को पढ़ रहे हों किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, कुछ भी लिए। तो if you like this video, press the like button. If please subscribe to my channel. Thank you so much.